एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस की प्रमेय पर आधारित एप्लीकेशन नंबर 2। इसके पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि अगर एक अनंत विस्तार की या अनंत लंबाई की एक चालक तार है तो उसके निकट r मीटर की दूरी पर बिंदु P पर कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, इसके बारे में हमने अच्छे से इसका डेरिवेशन कर लिया है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर हमारे पास अनंत विस्तार की एक चालक प्लेट हो, जैसा कि आप लोग चित्र में देख पा रहे हैं, अनंत विस्तार की क्या हो, एक चालक प्लेट हो, तो इसके कारण r मीटर की दूरी पर कितनी तीव्रता उत्पन्न होगी। चलिए एक बार इसको अच्छे से हम लोग देखते हैं कि यह है क्या। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं या हमारे पास रहता है कि एक अनंत विस्तार की क्या है, हमारे पास प्लेट है जिस पे एक समान आवेश पॉजिटिव यानी धनावेश समान रूप से फैला हुआ है। अगर एक प्लेट होगी या एक चादर होगी तो इसमें जो आपने सतत आवेश वितरण पढ़ा था उसके हिसाब से इसमें क्या होगा, सिग्मा होगा। क्या होगा, सिग्मा होगा। एक बार आपको बता दिया जाए कि आपने पढ़ा होगा लैम्डा के बारे में बताया गया है, सिग्मा के बारे में बताया गया है और आपको रो के बारे में बताया गया है। सिग्मा क्या होता है, इसको बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व और सिग्मा बराबर होता है Q बाई यल। Q बाई यल होता है। और आपने सिग्मा बराबर आपने पढ़ा होगा कि Q बाई ए होता है और इसको हम लोग बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। और ये आपका रो है तो रो बराबर होता है Q बाई वी, इसको हम लोग बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व। इसको बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। तो आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके आप गॉस की थ्योरम वाली वीडियो को देखिएगा, पार्ट 2, उसमें आपको ये चीज़ मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये जो चादर है इसके लिए क्या जरूरी है, सिग्मा इसका रहेगा। ये बात आपको याद करनी पड़ेगी कि क्या रहेगा, यहाँ पे सिग्मा रहेगा आपका। और दूसरी चीज क्या है कि इस प्लेट से, ये जो प्लेट आपकी है, इस प्लेट से कुछ दूरी माने मान लेते हैं r दूरी पर एक क्या है, एक पॉइंट है P, जहाँ पे आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये जो आपका प्लेट बनी है, ये प्लेट अनंत विस्तार की है, ये बहुत बड़ी प्लेट है। ये आगे पीछे दाएं बाएं जितना जा पाए, बहुत ही अनंत विस्तार की प्लेट है। तो हम क्या करते हैं कि इसको बताने के लिए क्या कर रहे हैं कि जितनी दूरी r दूरी पे हमको क्या करना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि उतनी ही दूरी इस प्लेट के पीछे भी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, इसके पीछे भी उतनी ही दूरी ले लेते हैं और उस पॉइंट को मान लेते हैं P डैश। जिसे कहने का मतलब, आप जिस मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं वो आपकी मोबाइल मान लेते हैं एक लोहे की चादर है। तो अगर उस लोहे की चादर से आपके आँख तक की जो दूरी है, आपके आँख पर ही मान लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है, तो आपकी मोबाइल से और आँख के बीच की जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस मोबाइल के पीछे भी लीजिएगा और वहाँ पे एक ही रेखा में, जैसे कि जिस रेखा में ए है उसी रेखा में आप इसको लीजिएगा। अगर आपको सेंटर से आपके आँख पे ज्ञात करना है मोबाइल के, तो मोबाइल के सेंटर से नीचे ही लीजिएगा। तो जिसको हमने क्या मान लिया, P डैश, इसकी दूरी कितनी रहेगी, R रहेगी। अब हम क्या करेंगे, इस प्लेट को जिसे मोबाइल मान लेते हैं, तो मोबाइल में ये जितना वीडियो आप देख रहे हैं, ये लाल सा जो हमने गोला बनाया, मान लेते हैं हमने ये इतना एरिया ले लिया। किसका, मोबाइल का हमने इतना एरिया ले लिया। तो मोबाइल का एरिया मतलब मोबाइल आपकी क्या है, एक लोहे की चादर बताया गया है, एक प्लेट, एक समतल प्लेट बनाई गई है। तो ये जो आपकी एक लोहे की प्लेट नुमा है, तो इसको हमने एक छोटा सा एरिया ले लिया और इसी एरिया को लेकर हम आपकी आंख पर और आपके नीचे जो आप P डैश माने हो उतना बड़ा हम क्या करते हैं कि एक बेलन की कल्पना करते हैं। क्या करते हैं, बेलन की कल्पना करते हैं। तो कहने का मतलब कुछ इस तरह से उसका चित्र बनेगा जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इस चित्र में यही बताया गया है कि जो ये आपका है एक आवेशित प्लेट जिसपे प्लस Q आवेश एक समान रूप से
फैला हुआ है। फिर हम क्या करते हैं कि हमको आर मीटर की दूरी पर क्या है, हमको बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। तो हम क्या कह रहे हैं, उतनी ही दूरी लेके हमने क्या कर दिया, देखिए P डैश, एक हमने पॉइंट मान लिया P डैश, और एक छोटा सा इसका सर्किल लेके, आवेशित चादर का एक छोटा सा सर्किल लेके हमने क्या कर दिया कि इसी के क्षेत्रफल के बराबर, ए दोनों क्षेत्रफल, ए वाला क्षेत्रफल और ए वाला क्षेत्रफल दोनों के बराबर हमने क्या कर दिया, एक बेलन की कल्पना कर दी, और ये क्या कहलाएगा, हमारा गॉसीय पृष्ठ कहलाएगा। अब देखते हैं चित्र में, चित्र आपको समझ में आ गया होगा, एक बार पुनः देखिएगा अगर नहीं समझ में आया हो तो। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 पृष्ठ बने हैं, और आप जानते हैं कि बेलन के क्या होते हैं, 3 पृष्ठ होते हैं। बेलन के कितने पृष्ठ होते हैं, 3 पृष्ठ होते हैं। एक पृष्ठ ए है, एक पृष्ठ ए है, और एक वक्राकार पृष्ठ है। 2 समतल पृष्ठ होते हैं, या उसको सपाट पृष्ठ भी कह सकते हैं, और एक होता है वक्राकार पृष्ठ होता है। तो हमने इस पृष्ठ को मान लिया S1, क्या मान लिया, S1 पृष्ठ मान लिया, और इस वाले को हमने मान लिया S2 पृष्ठ, और ए वाला क्या मान लिया हमने, S3 पृष्ठ मान लिया। तो आपके पास 3 पृष्ठ हो गए, S1, S2 और क्या हो गया आपका, S3 हो गया। तो अब देखते हैं क्या होता है। अब हम क्या करेंगे कि तीनों पृष्ठ पे छोटे छोटे सूक्ष्म खंड लेंगे, क्षेत्रफल सदिश लेंगे। तो हमने एक छोटा खंड देखो यहाँ पे लिया, जो काले भाग से कलर है, ये छोटा सा खंड हो गया, H2 पे छोटा सा खंड हो गया, और ये क्या हो गया, S3 पर भी छोटा सा खंड हो गया। ठीक, अब छोटे से खंड की अगर हम बात करें तो छोटे से खंड पे हमको एरिया वेक्टर खींचना पड़ेगा। तो एरिया वेक्टर चलिए खींच देते हैं। एरिया वेक्टर इसका अभिलंबवत होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं DA लिखा गया है, एरिया वेक्टर इसका खींचा गया। और एरिया वेक्टर अगर हम खींचे तो इस H2 के लिए एरिया वेक्टर इधर बनेगा, अभिलंबवत एरिया वेक्टर बनता है, H2 के लिए इधर बन गया। और अगर S3 वाली पृष्ठ के लिए एरिया वेक्टर खींचे तो अभिलंबवत बनेगा ऊपर की ओर। बात समझ में आ गई। फिर से एक बार देख लीजिएगा, हमने 3 पृष्ठ S1, S2 और S3 जो लिए थे, उस पे S1 पे हमने क्या किया कि एक हल्का सा क्षेत्रफल अवयव माना, जिसका वेक्टर सदिश इसके बाहर अभिलंबवत की ओर इस डायरेक्शन में हो गया। और फिर H2 के लिए अभिलंबवत जो छोटा सा DA क्षेत्रफल हमने माना था, उसका वेक्टर सदिश बाहर की ओर हो गया। और जो बीच का वक्राकार पृष्ठ था, इसका जो एरिया वेक्टर बना वो क्या बन गया, ऊपर की ओर बन के तैयार हो गया। अब हम निकालेंगे इसके वैद्युत क्षेत्र माने E का डायरेक्शन, E का डायरेक्शन किधर होगा। तो देखते हैं E का डायरेक्शन किधर होगा। इतनी चीज समझ में आ गई थी आप लोगों को। तो चलिए E का डायरेक्शन देखते हैं। अब ये चूंकि पॉजिटिव प्लेट है, और पॉजिटिव के लिए आपको बताया गया था कि जब भी कोई धनावेशित चार्ज होता है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा उसके बाहर की ओर होती है, और अगर वो माइनस चार्ज है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा उसके अंदर की ओर होती है। तो यहाँ पे कौन सी प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है। अर्थात अगर मान लेते आप कहीं मोबाइल है और ये आपकी लोहे की चादर है, तो अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब उसकी जो विद्युत बल रेखाएं होंगी आपके आँख की ओर जाएंगी और आपके पीछे जाएंगी, मोबाइल के पीछे बैक पोर्शन पे जाएंगी। तो इसका मतलब है कि अगर ये सामने, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, सामने का है और ये क्या है, पीछे का है। तो सामने अगर ये जाएगा तो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, आगे निकल के जाएगा। जैसे मान लेते हैं इधर निकल गया, और जो पीछे का डायरेक्शन वो पीछे की ओर जाएगा। बात समझ में आ गई। डायरेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। पॉजिटिव था तो इधर निकलेगा और इधर निकलेगा, इधर निकलेगा पॉजिटिव है तो और इधर निकलेगा। तो इधर ई का डायरेक्शन इधर हो गया इस पृष्ठ पे, इसके लिए उसी दिशा में हो गया, और इसके लिए इधर हो गया। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि S1 और H2 में डायरेक्शन एक है, S1 और H2 में क्या है, डायरेक्शन एक है। तो जब डायरेक्शन एक रहेगा तो इनके बीच एंगल कितना बनेगा, 0 अंश का बनेगा। क्योंकि जब कोई भी दो वेक्टर राशियां या दो वस्तुओं का जो डायरेक्शन होता है वो एक ही डायरेक्शन में रहेगा, उनके बीच कोई भी एंगल नहीं बनने वाला है, तो वहाँ पे थीटा बराबर 0 होता है। लेकिन अगर आप पृष्ठ S3 की बात करेंगे यहाँ पे, तो S3 में इनके बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने बन रहा है, 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो आपने इतना पता लगा लिया कि S1 और H2 के लिए थीटा कितना है, 0 अंश है, और S3 के लिए एंगल कितना है, 90 डिग्री। बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं। अब ये हमको बताइएगा कि अगर काश 0 है तो इसका मान कितना होता है, आप कहोगे सर 1 होता है। और अगर काश 90 है तो इसका मान कितना होता है, 0 होता है।
बात समझ में आ गई। अब बात हम सिर्फ S3 पृष्ठ की करने वाले हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि वेक्टर DA और वेक्टर E 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, और अगर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तो इससे हम निकलने वाला विद्युत फलस्क निकालेंगे, क्योंकि हमको तीनों पृष्ठों से विद्युत फलस्क निकालना पड़ेगा अगर हमको इस डेरिवेशन को करना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि फाई ई बराबर, अगर S3 के लिए हम फार्मूला लगा दें, फाई ई बराबर ई डी ए कास 90, तो कास 90 बन रहा है, तो कास 90 का मान कितना हो जाएगा? 0। और जब कास 90 का मान 0 हो गया तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आपका? ये 0 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि S3 पृष्ठ से होकर कोई भी फलस्क बाहर नहीं निकलेगा। फाई ई का मतलब 0, फाई ई का मतलब 0 का इसका अर्थात यही है कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो S3 पृष्ठ से होकर नहीं जाएंगी। तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि अतः गौसीय पृष्ठ के वक्री पृष्ठ S3 के लिए क्षेत्रफल अवयव DA के लिए वेक्टर सदिश जो होगा DA और वैद्युत क्षेत्र E परस्पर लंबवत है, और परस्पर लंबवत होने के कारण S3 से गुजरने वाला जो विद्युत फलस्क होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। फाई 3 क्या आपका हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कहने का मतलब कि जो फलस्क हमारा निकलेगा वो किससे निकलेगा? S1 से, और किससे निकलेगा? S2 से निकलेगा, और S3 से नहीं निकल रहा है। इसका फाई 3 जो था वो क्या हो गया था आपका? 0 हो गया था। H2 के लिए हमने फाई 2 मान लिया है, और S1 से जो निकलने वाला फ्लक्स उसको क्या मान लिया? फाई 1 मान लिया। अगर हम टोटल फ्लक्स की बात करें तो तीनों को जोड़ेंगे, और तीनों को अगर जोड़ देंगे प्लस प्लस करके, तो लेकिन फाई 3 तो 0 ऑलरेडी है, अर्थात तो निकल गया। बचा कौन? फाई 1 प्लस फाई 2। तो हमने क्या लिखा है कि संपूर्ण गौसीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फलस्क, संपूर्ण गौसीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फलस्क, और वैद्युत फलस्क किससे निकल रहा है? S1 और H2, और S1 और H2 क्या है? समतल पृष्ठ हैं। तो गौसीय पृष्ठ के दोनों समतल पृष्ठों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फलस्क यही आपका हो जाएगा नेट वैद्युत फलस्क। तो फाई बराबर फाई 1 धन फाई 2, फाई 1 बराबर क्या हो गया? फाई ई बराबर हो गया फाई 1 धन फाई 2। कैलकुलेशन अच्छे से आप देखिएगा। फाई ई बराबर फाई 1 धन फाई 2, और फाई 1 S1 के लिए क्या हो जाएगा? वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, क्योंकि आपको हमने बताया था कि जो विद्युत फलस्क होता है वो आपका होता है अदिश राशि। कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है। तो S1 के लिए हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, और S2 के लिए हो जाएगा ए S2 का मतलब है कि पृष्ठ S2 के लिए वेक्टर ई डॉट डी ए, और जब इसका हम विस्तार करेंगे तो हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, और थीटा का मान कितना है? 0, दोनों के लिए, S1 के लिए भी और S2 के लिए भी, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो अब कास 0 का मान कितना हो जाएगा? 1। कितना मान हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो बचेगा क्या? ई डी ए बचेगा। कितना बचेगा? ई डी ए बचेगा। ई डी ए जब बचेगा तो इसमें परिवर्तन किसमें हो रहा है? एरिया में हो रहा है। जिसके साथ डी लगा हो ओके उसमें हो रहा है परिवर्तन। तो जिसमें परिवर्तन हो रहा होता है वो इंटीग्रेशन के अंदर रहता है, और जिसमें परिवर्तन नहीं होता उसको हम कांस्टेंट राशि मान के बाहर कर लेते हैं जिस चर के साथ। तो इसमें एरिया में परिवर्तन हो रहा है, अर्थात एरिया परिवर्तनशील है, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिवर्तनशील नहीं है, इसलिए ई क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। देख पा रहे हैं दोनों में ई हो गया बाहर। तो बचा क्या? ई इंटीग्रेशन S1 के लिए DA और ई इंटीग्रेशन S2 के लिए DA। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अब जैसा कि हम लोग जान पा रहे हैं कि आप लोगों ने जो अभी चित्र में आप देखिएगा, चित्र में आपने देखा था कि जो आप ये इतना एरिया लेके गए थे, क्या लेके गए थे? इतना एरिया लेके गए थे। जितना क्षेत्रफल इस पृष्ठ का होगा उतना ही क्षेत्रफल इस बेलन के आधार का होगा और शीर्ष का भी होगा, उतना ही होगा, क्योंकि उसी के समरूप आपने बेलन माना है। तो जितना क्षेत्रफल इस पृष्ठ के बीच का होगा उतना ही इसके दाएं भी होगा, उतना ही क्षेत्रफल इस सर्किल का बाएं भी होगा। तो कहने का मतलब जो दोनों एरिया हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। यहाँ तक आपने देखा था ई डी ए धन ई डी ए। तो परंतु दोनों समतल पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या है? ए है। परंतु दोनों समतल पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या है? ए है। अतः S1 और S2 जो वेक्टर डी ए वो ए के बराबर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? ए के
बराबर हो जाएगा। और जब वो चीज़ ए के बराबर हो जाएगी तो हो जाएगा ये प्लस ये, देख पा रहे हैं, ये प्लस ये, तो क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। तो ये आपका समीकरण नंबर हो गया 1। गॉस की प्रमेय पे जितने भी आप एप्लीकेशन निकाल रहे हैं उसके लिए आपके पास सिर्फ 2 ही स्टेप चलने रहते हैं। पहला स्टेप क्या करना है कि कभी भी आपको एप्लीकेशन निकालना है तो पहला आप फाई ई का मान निकाल लो। फाई ई का मान निकालने के बाद दूसरा नंबर गॉस की प्रमेय लगा दो। गॉस की प्रमेय लगाने के बाद उन दोनों की तुलना करोगे, उत्तर आपके सामने होगा। तो पहला हमने स्टेप पार कर लिया है, हमने फाई ई का मान निकाल लिया है और फाई ई बराबर आ गया है 2EA। अब हम लगाएंगे गॉस की प्रमेय। स्टेप नंबर 2 पे जाएंगे तो हम लगाएंगे गॉस की प्रमेय। और गॉस की प्रमेय जब लगा देंगे तो गॉस की प्रमेय से क्या होता है, फाई ई बराबर 1/ε0 और गॉसीय पृष्ठ द्वारा घेरा गया कुल आवेश। तो आप एक चीज आपको पता होगी कि अभी वीडियो शुरू करने से पहले हमने आपको बताया था कि एक चादर है और चादर के लिए क्या होता है, सिग्मा होता है। और सिग्मा बराबर क्या होता है, Q/A होता है। तो यहाँ से Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा A, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो Q बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, देख पा रहे हैं, Q बराबर सिग्मा इंटू ए। और इसी Q का मान हम गॉस की प्रमेय में रख देंगे। तो फाई ई बराबर 1/ε गुणे कुल आवेश होता है। आवेश कितना आ गया आपका, सिग्मा ए। कितना आ गया आपका आवेश, सिग्मा ए आ गया। फिर हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर इसको मान लेंगे 2। एक आप माने थे, एक आपका आया था फाई ई बराबर, आपका एक आ गया था फाई ई बराबर 2EA। क्या आया था, 2EA आया था। अब इस समीकरण को और इस समीकरण को तुलना हम करेंगे और जब हम कंपेरिजन करेंगे इसका, तो कंपेरिजन करने पे आपके सामने कुछ इस तरह से खुल के आएगा। इस तरह होगा कि 2EA बराबर 1/ε सिग्मा ए। अब ए से ए कैंसिल आउट हो गया और ई बराबर करेंगे तो ए 2 चला जाएगा नीचे। तो ई बराबर सिग्मा अपान 2ε0 न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये आपका आ गया डेरिवेशन। तो आप डेरिवेशन इसको अच्छे से देख लीजिएगा, डेरिवेशन ज़्यादा कठिन नहीं है। और इस पे आधारित 2 प्रकार के और डेरिवेशन हैं, वो गॉस के थ्योरम में नहीं आते, इसी के नीचे ही रहेंगे वो। तो वो अगली वीडियो मुझसे मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आपके वीडियो अच्छी लगती हो तो आप ज़रूर लाइक करिएगा। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आपको फ्री में सारी चीज़ें अवेलेबल मिलेंगी, यहाँ पे उपलब्ध मिलेंगी। तो आप लोग अच्छे से घर पे बैठ के वीडियो को देख के नोट बना के अच्छे से तैयारी करिएगा। और कोई डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।